अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में स्टडी किया और उनका जो स्कोप है उसके बारे में स्टडी किया और उनकी जो मेन ब्रांचेस हैं उनके बारे में स्टडी किया। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट जो इसका पार्ट है लेक्चर का, इसमें हम जो हमारी ब्रांचेस कल वाले लेक्चर में रह गई थी उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ यूनिवर्स, फॉर एग्जांपल सन, अर्थ, स्टार एट्सेट्रा। ठीक, जितनी भी हमारे यूनिवर्स के बारे में स्टडी है वो प्लैनेट्स के बारे में है, स्टार्स के बारे में है, गैलेक्सीज़ के बारे में है, या उसमें जो भी हमारे कायनात में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसके बारे में, हमारी स्पेस में जितना भी जो है वो प्लैनेट्स वगैरह जो है अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, या और जितना भी हमारे यूनिवर्स में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में जो स्टडी है वो उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ने काफ़ी अहम रोल जो है वो प्ले किया है। ठीक है, इसमें जो प्लैनेट्स वगैरह हैं वो अपने ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें फ़िज़िक्स के लॉज को जो है वो एप्लीकेबल किया गया है। एक फोर्स होती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को अपने जो है उसको ऑर्बिट में एक दायरे में घूमने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए जो हमारे सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये भी हमारे जितने भी प्लैनेट हैं सारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का थोड़ा बहुत आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसमें मैथमेटिक्स। Mathematics is the knowledge about numbers and measurement which include calculations, algebra and geometry etc. मैथमेटिक्स में जितना भी हमारे पास नंबर हैं, आदाद हैं या मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, पैमाइशें हैं, उनका जो नॉलेज है उसमें कैलकुलेशंस आ जाती हैं, अलजेब्रा आ जाता है या ज्योमेट्री वगैरह आ जाती हैं। तो इन सब का जो नॉलेज है वो सारा मैथमेटिक्स में आएगा। मैथमेटिक्स इज़ हेल्पफुल इन मैनी अदर साइंसेस। तो मैथमेटिक्स जो है ये जितनी भी बाकी साइंस की ब्रांच है, चाहे वो फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, मेडिकल साइंस है, जितना भी है, इसमें एग्रीकल्चर है, या उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितनी भी साइंस की ब्रांचेज हैं सब में मैथमेटिक्स का जो है वो अमल दखल लाजमी है। ठीक है, मैथमेटिक्स इसको मेन साइंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो है वो सारी ब्रांचेस में अमल दखल होता है। इसके बगैर जो है बाकी ब्रांचेस जो है वो उनकी जो एनालिटिक्स हैं, उनकी जो एनालिसिस है उसको हम नहीं कर सकते मैथमेटिक्स के बगैर। It helps us to explain long theories and ideas briefly and results can be deduced easily। तो जो theories होती हैं साइंस की, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने में हमारे ये हेल्प आउट करती है मैथमेटिक्स का नॉलेज। और इसमें और नेक्स्ट जो हम रिज़ल्ट वगैरह इससे निकालते हैं उसको उसमें हेल्प आउट करती है। न्यूटन एंड आइंस्टाइन वर ग्रेट मैथमेटिशियन। तो न्यूटन और आइंस्टाइन जो हैं वो काफ़ी बड़े जो है वो रियाजीदान थे, मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है एग्रीकल्चर। तो बेसिकली एग्रीकल्चर जो है ये भी बायोलॉजी के अंडर ही एक फील्ड है, बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। ठीक है, बायोलॉजी का एक फील्ड है। तो इधर उन्होंने इसको अलग से मेंशन किया हुआ है, लेकिन बेसिकली ये बायोलॉजी का ही एक फील्ड है। तो इट डील विद लैंड कल्टीवेशन एंड लाइवस्टॉक। जितनी भी हमारी काबिल काश्त ज़मीन है जिसमें फसलें वगैरह उगाई जा सकती हैं, उनके बारे में जितना नॉलेज है, या जो हमारा लाइव स्टॉक, हमारा जो माल मवेशी हम जो घरों में रखते हैं या फार्म्स वगैरह बना के फार्मिंग करते हैं जानवरों की, या पौधों की फार्मिंग करते हैं, सब्जियों की, फ्रूट्स की, तो उसके बारे में जितना भी नॉलेज है वो सारा एग्रीकल्चर में आएगा।
It tells us how to grow crops and how to control their losses. तो इसमें हमें ये पता चलता है कि किसी भी क्रॉप को ग्रो किस तरह करवाना है, और इसमें अगर प्रोडक्शन में कोई लॉस आ गया है तो उसको किस तरह ओवरकम करना है। ठीक है, क्रॉप्स के लिए सूटेबल सीज़न कौन सा है, उनमें जो सूटेबल न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल में, कि अगर किसी सॉइल में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, सॉइल का एनालिसिस किया जाता है मिट्टी का, और लेबॉर्ट्री में जाके तो उसमें देखा जाता है कि कौन से इसमें न्यूट्रिएंट की कमी है, फिर उस न्यूट्रिएंट को पूरा किया जाता है उस कमी को, तो वो सारा एग्रीकल्चर के अंदर आएगा। कल्टीवेशन डिवाइसेस, मशीनरी, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर आल्सो इंक्लूड इन दिस साइंस। तो एग्रीकल्चर में हम जितनी भी मशीनरी यूज़ करते हैं, चाहे वो हल हम चलाते हैं ज़मीन में, और रूटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जड़ों को उखाड़ने के लिए, और इसमें फसलों की बिजाई के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, या फसलों की हार्वेस्टिंग के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, जितनी भी मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं फसलों की काश्त के लिए, तो वो सारी इसमें इंक्लूड होगी। और कल्टीवेशन डिवाइसेस हैं इसमें, और फर्टिलाइज़र हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल्स को बोलते हैं जो फसल की ग्रोथ को इन्हांस करते हैं या प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं। ठीक है, तो उनको फर्टिलाइज़र बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास यूरिया है और DAP फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड्स क्या चीज़ें होती हैं? पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करने में, उनको जो पेस्ट को कंट्रोल करने में या उनको बिल्कुल ख़त्म करने में, उनको मारने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो पेस्ट जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े जो हैं वो क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको मारने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। इनका पेस्टिसाइड का नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है लैंड की जो है वो, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है ज़मीन की ज़रखेज़ी पर। तो उससे बचने के लिए अब जो है वो साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो बायोफर्टिलाइज़र नहीं, बायोपेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो उससे क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स भी, उनकी भी डेथ हो जाती है और ज़मीन को भी कम से कम नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है मेडिकल साइंस या मेडिसिन्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटमी, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड देयर क्योर। तो मेडिसिन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ का नॉलेज होता है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है ह्यूमन अनाटमी। तो अनाटमी का जो मतलब होता है वो होता है इंटरनल स्टडी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल स्टडी होती है, ठीक है, उसके बॉडी जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं अनाटमी। तो ह्यूमन अनाटमी के बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन, जिस तरह हमारे पास हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनीज हैं, हमारा लीवर है, तो उनके बारे में जितनी स्टडी होगी वो ह्यूमन अनाटमी में आएगी। डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, तो जो है हमारी बीमारियां वगैरह लगती हैं उनकी तशख़ीस और उनका जो क्योर है, उनका जो ट्रीटमेंट है, उसके बारे में जितनी स्टडी वो मेडिसिन में आएगी। इट आल्सो इंक्लूड द फार्मेसी, इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिसिन्स यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में या डायग्नोसिस में जितनी भी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, मशीनरी इस्तेमाल होती है, वो सारी मेडिसिन के अंडर आएगी। और नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है इसमें जियोग्राफी। तो जियोग्राफी ये भी दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जियो और ग्राफी का। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स ग्राफ मेकिंग। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है कि ग्राफ बनाना। इन जियोग्राफी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर मार्क्ड ग्राफिकली लाइक द ड्राई रीजन एंड वेट रीजन। तो जियोग्राफी में क्या करते हैं कि जो ज़मीन के इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से मुख्तलिफ हिस्सों को, ज़मीन को उन मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्राफ बनाकर ग्लोब पर अगर देखें तो ग्राफ्स वगैरह बने होते हैं। ज़मीन के जो एरियाज़ हैं उनको
उनकी क्लाइमेट की बेस पे डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया जाता है, जिस तरह ड्राई एरियाज़ हैं या वेटलैंड्स हैं। ड्राई एरियाज़ में डेजर्ट को रखा जाता है, जितने भी सहरा हैं, रेगिस्तान है, वो सारे ड्राई एरियाज़ में आएंगे, और वेटलैंड्स में आएंगी या वेट रीजन में आएंगे ऐसे इलाके जहाँ सारा साल बारिश होती रहती है। जिस तरह के एक काफ़ी फेमस वेटलैंड है, उसको बोलते हैं अमेज़न फॉरेस्ट। तो अमेज़न का जो फॉरेस्ट है या अमेज़न का जो रीजन है, उसमें जो है वो सारा साल बारिश लगी रहती है और दलदली इलाका है सारा, तो ऐसे इलाकों को वेटलैंड्स बोलते हैं। या इसके अलावा जो एक क्लाइमेट के बेस के अलावा भी रीजन को उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे भी मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जिस तरह जो पहाड़ी इलाके हैं उनको अलग से रखा जाता है, और जो मैदानी इलाके हैं उनको अलग से रखा जाता है। और इनमें जो वेजिटेशन है या जो इसमें जानदार हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अब जो पहाड़ी इलाकों के एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो मैदानी इलाकों में नहीं मिलते, या जो वेटलैंड्स के जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो हमें ड्राई लैंड्स में नहीं मिलते। ठीक है, तो इस तरह जो है वो लाइफ भी डिफरेंट करती है रीजन टू रीजन। तो ये सारा जियोग्राफी के अंडर आएगा। देयर इज़ अ डिस्कशन अबाउट द ह्यूमन रिलेशनशिप, वेजिटेशन, एयर, वाटर, सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। ये सारा चीज़ें वही हैं कि उसमें वेजिटेशन डिफरेंस होगी, ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ वो डिफरेंट होगा। सपोज अब ठंडे इलाके हैं, पोलर रीजन है, पहाड़ी इलाके, तो वहाँ जो है ह्यूमंस वो गर्म कपड़े पहनते हैं, और वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, उनकी जो फर होती है, ऊपर जो स्किन होती है, उसके नीचे फैट्स की जो लेयर्स होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं इंसुलेट के लिए, सर्दी से बचने के लिए। और जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, मैदानी इलाके हैं, यहाँ लोग जो है वो उनका लिबास जो है वो बिल्कुल सिंपल सादा होता है, और यहाँ के जो जानवर हैं उनके जो स्किन के बाल होते हैं वो भी ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट है। और जो जानवर वगैरह पाए जाते हैं वेटलैंड्स में, जिस तरह क्रोकोडाइल है या स्नेक्स की काफ़ी सारी स्पीशीज़ है, जिसमें एनाकोंडा और पाइथन वगैरह होते हैं, तो ये सारे जो हैं रेगिस्तान में नहीं पाए जाते। रेगिस्तान में और तरह के और स्पीशीज़ पाई जाती हैं स्नेक्स की, और क्रोकोडाइल वगैरह जो हैं वो इसमें नहीं पाए जाते रेगिस्तान में। तो ये सारा जो है वो इसकी जो स्टडी है वो सारी जियोग्राफी के अंडर आएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।